हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और उसमें हम सेकेंड यूनिट चल रही थी हमारी, थर्ड यूनिट चल रही थी। और उसके अंदर हम डिजीज़ेस यानी कि रोग पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी सारे रोग उसके अंदर पढ़ लिए हैं। अब आपको याद हो गए होंगे अगर आपने पढ़ लिए हैं तो। वो हैं आपके जैसे कि टिटनेस है, डिप्थीरिया है, हैजा, हुकर खांसी, और इसके अलावा आपके जैसे कि मलेरिया है, पोलियो माइलेटिस है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब इसमें से अब लास्ट जो डिज़ीज़ है हमारे कोर्स में वो है क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कि हम आज पढ़ेंगे। ये जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है फ्रंट कवर पेज पर ही, कि किस तरह से वो फेफड़ों को ख़राब करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है और पूरे में अच्छी तरह से फैल जाता है, पूरी तरह से जकड़ लेता है फेफड़ों को। तो ये क्या है, क्षय रोग जो है एक संचारी रोग है, यानी कि संक्रामक है, जो कि इधर से उधर कम्युनिकेट करता है, इसलिए संचारी कहते हैं। संचारी रोग है जो कि वायु के माध्यम से फैलता है। यह तीव्र स्थिति का रोग होता है और फेफड़ों को प्रभावित करता है, और परंतु धीरे धीरे कफ के माध्यम से आंतों, गुर्दों, अस्थियों, लसिका ग्रंथियों और मस्तिष्क तक भी फैल सकता है। और ये विश्वव्यापी है, यानी कि दुनिया में सभी जगह पाया जाता है, लेकिन विकासशील देशों में ज़्यादा होता है। कुछ आर्थिक और सामाजिक कारण भी इसके अंदर जिम्मेदार बताए जाते हैं, क्योंकि गरीबी के साथ में सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती है और वीकनेस होती है, जो क्योंकि खाने पीने व्यवस्था पूरी नहीं होती, तब ये रोग ज़्यादा जल्दी जड़ जमाता है। इसको कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि तपेदिक है या क्षय रोग है, या फिर इसको यक्ष्मा कहते हैं। जो ये यक्ष्मा जो है संस्कृत के लिटरेचर से लिया गया है, जो बताता है कि बहुत ही प्राचीन काल से ये रोग फैल रहा है, तब से ही इसका प्रादुर्भाव हो चुका है। ऐसा कुछ नया रोग नहीं है ये, मतलब बहुत ही टाइम से ये प्रभावित कर रहा है मानव जाति को। रोग के जीवाणु देखे जाएं तो टीबी रोग जो है एक घातक संक्रामक रोग है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की वजह से होता है। इसका प्रसार जो है वो वैसे तो डायरेक्ट हवा से भी हो सकता है, पर रोगी के सीधे संपर्क से हो सकता है, सूखे बलगम से, जो कि सांस के द्वारा श्वसन मार्ग में प्रवेश करता है। यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है। संक्रमित वस्तुओं से, जो कि रोगी के द्वारा काम में ली गई हैं, कच्चे दूध से और दूध से बने पदार्थों से। ऐसा क्यों है कि जो शुरुआत में जब ये टीबी फैला था, ये गायों से फैला था, और आज भी गायों से ये फैल सकता है। इसलिए कच्चे दूध में इसका संक्रमण पाया जाता है, लेकिन अगर इसको उबाल के, दूध को अच्छे से उबाल के काम में लिया जाए तो इससे संक्रमण नहीं होता है, जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दूध और दूध से बने जो पदार्थ हैं वो अच्छे कुकड होने चाहिए, अच्छी तरह से पके हुए होने चाहिए, जिससे कि इस तरह का बैक्टीरिया जीवित ना रहे, प्रोपेगेट न करे और हमारे अंदर न आ सके। और ये बहुत ही खतरनाक होता है, खतरनाक तरीके से फैलता है, कि जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो जब खांसता है, छींकता है, तो उसके मुंह से माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो हैं, जिस तरह से हम कोरोना में भी अब जान गए हैं कि माइक्रो ड्रॉपलेट्स फैलते हैं, उसी तरह से इसमें भी यही होता है कि मुंह से जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जाकर के और हवा में सस्पेंडेड हो जाते हैं, यानी कि ठहर जाते हैं। जितनी नमी होगी वो ज़्यादा ठहरेंगे, और फिर उसके बाद में वहाँ से वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति की सांस के द्वारा उसके श्वसन मार्ग में प्रवेश कर लेता है, और फिर जैसे ही अनुकूल माहौल मिलता है और वो वहाँ पर फैल जाता है, और फिर उसके बाद में वो कई व्यक्तियों को इस तरह से व्यक्ति प्रभावित कर सकता है। इसी तरह से जो लोगों की थूकने की आदत होती है, तो वो थूक देते हैं इधर उधर और मिट्टी में गिर जाता है, और मिट्टी में जाकर के भी, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है, स्पोर फॉर्म में रहता है, और उसके बाद में जब वो सूख जाता है तो हवा के साथ में वो उड़ के वो दूसरी जगह चला जाता है, हवा में, वातावरण में फैल जाता है, और दूसरे लोगों के, स्वस्थ लोगों के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि स्वच्छता का पालन किया जाए और इधर उधर थूकने न पाए कोई भी रोगी, ये ध्यान रखा जाए। क्षय रोग एक सुप्त और सक्रिय, दो प्रकार की अवस्थाओं में होता है।
सुप्त अवस्था में संक्रमण तो होता है, लेकिन टीबी का जीवाणु निष्क्रिय अवस्था में रहता है और कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। अगर सुप्त टीबी का मरीज अपना इलाज नहीं कराता है तो सुप्त टीबी जो है सक्रिय टीबी में बदल सकती है। अब जो सुप्त टीबी है उसके अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलता, इतना संक्रामक नहीं होता है और लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर जैसे ही लेकिन वो इलाज नहीं करवाया जाए और ध्यान नहीं रखा जाए, इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं हो, तो सक्रिय टीबी में बदलता है और सक्रिय टीबी जो है भयंकर संक्रामक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में 2 अरब से ज़्यादा लोगों को टीबी, जो सुप्त टीबी संक्रमण या लेटेंट टीबी इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, वो फैला हुआ है। अब इसका उद्भवन काल देखा जाए, यानी कि व्यक्ति में प्रवेश करने के बाद में वो लक्षण कब तक दिखाएगा, तो लक्षण 4 से 6 सप्ताह में दिखाई देने लगते हैं। और क्या लक्षण आते हैं, तो देखिए कि लगातार 3 हफ्तों तक खांसी का आना और आगे भी जारी रहना, खांसी के साथ खून का आना, छाती में दर्द होना, सांस का फूलना, वजन कम होना और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा और कुछ भी काम करने में उसको असमर्थता होती है। और शाम को बुखार का आना और ठंड लगना, हर तरह की वीकनेस रहेगी, कमज़ोरी दिखाई देगी, वेट कम हो जाएगा और उससे कोई भी काम करने में उसको मुश्किल आएगी। रात में पसीने आना, लेकिन थूक और कफ का परीक्षण करने पर जीवाणु का पता लग जाता है और एक्सरे में फेफड़ों पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। टीबी के प्रकार मेनली 2 टाइप से प्रभावित करता है। पहला है पल्मोनरी टीबी, ये जो कि फुफ्फुसी या यक्ष्मा भी जिसको कहते हैं, और जो कि ज़्यादा लोग जानते हैं इसके बारे में क्योंकि खांसी वगैरह इसी में ज़्यादा दिखाई देती है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर ये सबसे पहले फेफड़ों को प्रभावित करता है और जाकर के और उसमें कफ उत्पन्न करता है बहुत ज़्यादा, इतनी कफ उत्पन्न करता है कि सांस लेने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से बार बार खांसी आती है और उसके अंदर एक लिक्विड लेयर जो है वो अंदर फेफड़ों के अंदर जमा लेता है वो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जबकि पल्मोनरी से यानी फुफ्फुस जो होते हैं हमारे फेफड़े, वहाँ से निकल करके और बॉडी के बाकी पार्ट्स में ये फैल जाता है उसके म्यूकस के साथ में, तो वो बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रभावित कर लेता है, जैसे कि आते हैं गुर्दे, अस्थियाँ, लसिका ग्रंथियाँ और कभी कभी मस्तिष्क भी, और आँखों में भी देखा गया है, हड्डियों में देखा गया है। तो इस तरह से ये पूरे बॉडी में फैल सकता है और जितना ज़्यादा फैलता है उतना ही ज़्यादा वो खतरनाक हो जाता है, उसको बॉडी उससे उबर नहीं पाती है। फिर तीसरा है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जो कि अब नया आ गया है, मतलब नया मीन्स इतना नया भी नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति ध्यान नहीं देता और जो ट्रीटमेंट बताया गया वो ट्रीटमेंट पूरा नहीं लेता, तो जो टीबी के जो जीवाणु हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध डेवलप हो जाता है और वो ड्रग्स जो यानी जो दवाइयाँ दी जा रही है उनका असर होना बंद हो जाता है, उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है और फिर उसके बाद में दूसरी रेंज जो है स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देनी पड़ती है। और इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होती है जिसमें मतलब सेकंड स्टेज जब दी गई है, दोबारा दी गई है दवाइयाँ, तभी भी अगर उसने थोड़ी लापरवाही कर दी और बीच की दवाइयाँ बंद कर दी है, लोग ऐसे करते हैं थोड़ा आराम होते ही दवाइयाँ बंद कर देते हैं, तो अगर ऐसा बंद कर दी है तो फिर थर्ड स्टेज में आ जाता है व्यक्ति, यानी कि उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देनी पड़ती है और उसके अंदर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने की भी संभावनाएं हो जाती है और बहुत सीवियर दवाइयाँ उसमें देनी पड़ जाती है। तो जो भी आपकी जानकारी में कोई हो तो आप ये ध्यान रखें कि व्यक्ति जो इसका टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है वो पूरा ट्रीटमेंट ले और बीच में छोड़े नहीं। प्रतिरक्षण कैसे किया जाए, यानी इम्यूनाइजेशन का क्या तरीका है, तो इसके लिए बीसीजी का टीका लगवाया जाता है जो कि बहुत ही कॉमन है और जन्म से 3 माह की अवधि में दिया जाता है, तो इससे काफ़ी हद तक प्रतिरक्षण हो जाता है बच्चे का। निरोधात्मक उपाय, यानी कि ऐसे उपाय जो कि टीबी को कंट्रोल करें और उसको प्रिवेंट भी करें। सबसे पहले जन साधारण के स्वास्थ्य एवं स्वच्छ वातावरण पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को खुली हवा और सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए। खुली हवा में क्या होता है कि कीटाणु जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए खुली हवा होनी चाहिए। सूर्य के प्रकाश जो है अपने आप में ऊर्जा का स्रोत है और उसकी वजह से सीलन और ह्यूमिड एनवायरनमेंट नहीं रहता और जीवाणुओं को डेवलप होने का मौका कम मिलता है।
भवन, आवास, सड़क, गलियाँ ये सब खुले हुए होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए, इनमें धूप आनी चाहिए, इनमें आने-आने का रास्ता होना चाहिए, नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, बगीचे, पार्क और उद्यान भी होने चाहिए। तो ये तो है ऐसे उपाय जो कि सरकार को या नगर पालिका को इनको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भोज्य पदार्थ, पानी और दूध का वितरण स्वच्छ और स्वास्थ्यकर ढंग से होना चाहिए। यानी कि कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, फ़िल्टर्स वगैरह का ध्यान रखा जाए और हर जगह पर स्वच्छ पानी मिल सके इसका इंतज़ाम होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति जैसा मिले वैसा भी लेने के लिए तैयार होते हैं। फिर इसके अलावा जागरूकता फैलाने वाले उपायों का करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फ़िल्म, पत्रिकाएं, भाषण इत्यादि के माध्यम से रोग से बचने के उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। सभी को मालूम होना चाहिए कि इस रोग से कैसे बचा जाए। फिर सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा रोग नियंत्रण और उन्मूलन के कार्यक्रमों का लाभ जनसाधारण तक पहुंचाया जाना चाहिए। कई बार ये होता है कि बहुत कार्यक्रम चला रही है सरकार, लेकिन उनका लाभ जनसाधारण तक पहुंच ही नहीं पाता। कई बार तो उनको पता ही नहीं होता कि कार्यक्रम हमारे लिए चल रहा है, और कभी-कभी जब पता होता है तभी भी वो इसका लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम होता कि उसका लाभ किस तरीके से लिया जाए। सक्रिय मामलों के पता लगने पर उनका उचित उपचार किया जाना चाहिए। जितना जल्दी इसका उपचार शुरू होता है उतना ही जल्दी रोग से निदान मिलता है। एक फ़िक्स्ड इसका टाइमिंग है, उतने टाइम में इसको पूरा कर देते हैं। 2 साल का जैसे पीरियड है और अब तो शायद 1 साल का हो गया है, तो टीबी का एक डॉट्स करके आपने नाम सुना होगा, तो डॉट्स करके प्रोग्राम चलता है जिसमें टीबी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहले ऐसा होता था कि उनको टैबलेट्स दे दी जाती थी और घर से लेना होता था, और अब ये हो गया है कि उनको टीबी हॉस्पिटल आकर के और अपनी दवाई रोज़ाना लेनी होती है, जिससे कि किसी भी प्रकार से भूल नहीं हो, और अगर वो नहीं आते हैं तो उनके घर जाके भी दवाई दी जाती है और उनको बुलवाया जाता है, जिससे कि उपचार बीच में ना छूटे और रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाए। रोग का शीघ्रता से निदान कर उपचार करना, कारणों का पता लगाना तथा उनका निराकरण करना, रोगी का पृथक्करण करके उचित आहार देकर रोगी का इलाज करना, रोगी के कमरे, वस्तुएं, वस्त्र इत्यादि भी विसंक्रमित करना यानी डिसइंफेक्ट करना, और पूरी तरह से उनको यूज़ के लायक बनाना, और रोगी के स्वस्थ हो जाने पर पुनर्वास की व्यवस्था करना। टीबी रोग से संक्रमित रोगी को खांसते समय मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए और भीड़-भाड़ वाली जगह पर या बाहर कहीं भी नहीं थूकना चाहिए। साफ सफाई के ध्यान रखने के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखने से टीबी के संक्रमण से बचा जा सकता है। ताजे फल, सब्जी और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट युक्त यानी कि पौष्टिक आहार का सेवन करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो टीबी रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। फिर अब आप देखिए कि राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम जो एक चल रहा है, इसके अंदर समस्या का निराकरण करने के लिए भारत सरकार ने क्षय रोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन किया और आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार और संवर्धन भी किया। मैं आपको इसमें बेसिक प्रोग्राम बता रही हूँ। इसका उद्देश्य क्या है कि क्षय रोगियों का पता लगाना और पंजीकृत करके गणना करना, जिससे संपूर्ण उन्मूलन का ध्येय पूरा किया जा सके। आप देखते हैं कितनी आसानी से ये फैल सकता है। तो अगर एक भी रोगी होगा तो उस एरिया में क्षय रोग के फैलने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए जिस तरह से पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन का ध्येय है और लगभग पूरा भी हो गया है, उसी तरह से क्षय रोग के लिए भी संपूर्ण उन्मूलन का ध्येय पूरा किया जाना है। फिर इसमें क्या है और उद्देश्य कि रोगियों का व्यवस्थित रूप से इलाज करना, समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोगियों को पृथक रखने की व्यवस्था करना और रोकथाम के उपाय करना। फिर इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र का सर्वेक्षण करना, व्यक्तियों की जांच करना और प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी का टीका लगाकर प्रसार को रोकना। और इसके अलावा अनुसंधान, प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, जनसंपर्क एवं स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य करना, ये सब इसके कार्य हैं। और इसको याद रखते हुए हम हर 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं और याद करते हैं कि ये बीमारी अब तक भी बनी हुई है, जबकि इतनी पुरानी है और ये आसानी से नहीं जा रही है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए हम प्रण लेते हैं।
हर 24 मार्च को कि ये सारे जो नियम हैं इसके ध्यान रखने के निरोधात्मक उपाय हैं, इनका पालन करेंगे और ट्यूबरक्लोसिस को हम दूर भगा पाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा है कि जो क्षय रोग है, यक्ष्मा रोग है, टीबी जिसको कहते हैं हम, इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसका पता लगा सकते हैं और कैसे हम लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर सकते हैं। तो अब आप इसके बारे में जान गए हैं, तो इसके नोट्स अच्छे से बनाएं और मैं जो आपको असाइनमेंट देती हूँ वो पूरा करें। तो इस तरह से धन्यवाद। ज्ञान कभी ना रुके।